Hi everyone, we have Dr. Mohit with us, and in his very first attempt, he has scored 231 marks in the recent FMG exam. So, Dr. Mohit, heartiest congratulations to you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank How you are for you the. feeling? I'm feeling great, sir. I'm very happy. Okay, that's great. तो एक काम करते हैं हम लोग सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. Okay. Hello, everyone. My name is Dr. Mohit Dudhat. I am from Surat, Gujarat. I have completed my MBBS from ISM University, International School of Medicine, which is located in Bishkek, Kyrgyzstan. I have I have achieved 231 marks in my very first attempt. हाँ, ओके डॉक्टर मोहित, एक्चुअली रिजल्ट जो आने वाला था वो 10 तारीख को आने वाला था, लेकिन एक हफ्ता पहले आ गया था. Yes, आपका sir. कैसा एक्सपीरियंस था इस पे? मुझे याद है जब रिजल्ट आउट हुआ तब मैं डिनर स्टार्ट करने जा रहा था और एक ही बाइट लिया था और ग्रुप में नोटिफिकेशन आई, किसी ने पीडीएफ शेयर की थी और जाके देखा तो रिजल्ट की पीडीएफ थी. फिर मैंने रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट चेक किया, 231 बूम. पहले 2-3 बार तो मैंने जोर जोर से जंप किया और अपने आप को चीयर अप किया और इतनी खुशी हो रही थी. फिर कंट्रोल करके बाकी सब रूममेट्स का भी मैंने रिजल्ट देखा और लकीली सब अच्छे स्कोर से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गए थे. और हम जैसे कि डॉक्टर जय डाकरा, डॉक्टर ध्रुविन पटेल, डॉक्टर आशुतोष कथीरिया, डॉक्टर शबनम सिंह कंवर एंड हम चारों लड़के स्कूल टाइम से ही साथ में थे. एमबीबीएस में भी रूममेट्स थे एंड अभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर से सबका निकल गया. तो ऑफ कोर्स बहुत ही प्राउड मोमेंट था एंड हैप्पी वाला मोमेंट. यस. तो जोर से जो चिल्लाए तो घर वालों का क्या रिएक्शन था फिर? तब तो मैं जब पीडीएफ खोली और तब मैं पैनिक हो गया था और हाइपरवेंटिलेट कर रहा था, तो मम्मी भी बोल रही थी कि शांत रहे, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा. फिर जब रिजल्ट आ गया जोर से चिल्लाया 231, यस यस. तो बाकी सब, मेरी बहन भी जोर से हैप्पी हो गई. नहीं, सब हैप्पी थे. दैट्स ग्रेट. ओके, चलिए ठीक है, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट इंडीड. ऑफ कोर्स, आपने एक्चुअल में पढ़ाई कब स्टार्ट किया था सीरियसली? एमसीए के लिए मैंने अपनी प्रॉपर स्टडी थर्ड ईयर से स्टार्ट की थी. ओके. पहले भी फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैं पढ़ रहा था, लेकिन अपना कोई सोर्स डिसाइड नहीं था, ऐसे इधर उधर का पढ़ लिया. लेकिन प्रॉपर सोर्स मैंने थर्ड ईयर से डिसाइड किया था एंड उसी को लास्ट तक पढ़ता था. और मैंने शेड्यूल वैसा प्लान किया था कि यूनिवर्सिटी के क्लासेस एंड अपनी एमसीए की प्रिपरेशन दोनों साथ ही एक सब्जेक्ट ही हो. फॉर एग्जांपल, अगर यूनिवर्सिटी में ईएनटी की क्लास लग रही है तो मैं अपने सोर्स में से पूरा ईएनटी के वीडियोस देख लूंगा, नोट्स पढ़ लूंगा और उसके एमसीक्यू कर लूंगा. तो उससे एक और फायदा हुआ कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी हेल्प हो गई एंड अपनी एमसीए की प्रिपरेशन में वो सब्जेक्ट वहीं पे कंप्लीट हो गया. यस. तो आपको भी, जो जूनियर्स है, आपको वो सब्जेक्ट के एमसीक्यू तभी के तभी क्लियर कर डालना है, क्योंकि अगर आपने वो बाद के लिए छोड़ा तो वो बाद वाला दिन आने ही नहीं वाला. वेरी गुड. भाई, जो सब्जेक्ट आपने एक बार स्टार्ट किया उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, पहले समझो, फिर याद करो, फिर साथ में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको समझ में आता है हाउ टू एग्जीक्यूट योर नॉलेज, राइट? यस सर. एंड वेरी शुरू शुरू में जब यूनिवर्सिटी क्लासेस थे तो उतना टाइम नहीं मिलता था सेल्फ प्रिपरेशन के. तो मैं 1 या 2 घंटे पढ़ता था, लेकिन जब भी हॉलीडे हुआ, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो अपनी स्टडी को 3 से 4 घंटे तक एक्सटेंड करने की ट्राई करता था. वेरी नाइस. और ये जो आपके शक्ल पे जो सिंसियरिटी दिख रही है ना, बड़े आप मतलब देख के बहुत सिंसियर लगते हो, मॉडेस्ट लगते हो. आप शुरू से थे बहुत इस तरह से पढ़ाकू बच्चे? यस सर. स्कूल टाइम से ही मैं पढ़ाकू था एंड एमबीबीएस में भी मैंने वही कैरी किया लास्ट तक. वेरी नाइस, वेरी नाइस. नहीं, सही. देखिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको सीरियस तो होना ही पड़ता है ना. डॉक्टर बन के जो पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका नॉलेज काम आएगा, राइट? और इसके अलावा क्या स्पोर्ट्स में कितने एक्टिव थे आप? स्पोर्ट्स? ये स्पोर्ट्स भी बहुत खेला वहां पे. हम स्पेशली बिस्केक में थे तब, जब स्नो टाइम नहीं था तब हम क्रिकेट खेलते थे. जूनियर्स के साथ खेल लिया, सीनियर्स के साथ खेल लिया, मतलब स्पोर्ट में भी एक्टिव ही थे. ओके, कुल मिलाकर के आप बहुत ही डायनेमिक बंदे रहे हो, बहुत ही डायनेमिक. चलो ठीक है, ये अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे और साथ में स्टडीज में भी. वेरी गुड, वेरी शार्प, वेरी नाइस. अच्छी बात है. ओके डॉक्टर मोहित, तो ऑनलाइन जो पैंडेमिक के टाइम में चला था, उसके बाद फिर से जो हमारे जो हम लोग की तरफ से जो फैकल्टीज जाते हैं वहां पे आपके कैंपस में, राइट? तो इन टोटल आपके कैंपस में कितने सब्जेक्ट्स हो गए थे विद इंडियन फैकल्टीज? पेंडेमिक के बाद जब हम
किर्गिस्तान वापस गए एंड तब 5th ईयर में भानु सर ने जो एमसीआई क्लासेस ऑफलाइन अवेलेबल कराए, तो उससे मेरे आई थिंक 11 to 12 सब्जेक्ट की क्लासेस अरेंज करवाए थे वो जी सही ऑफलाइन। बात। टोटल सब्जेक्ट क्लियर करवाए थे 11 to 12। तो हम्म, मेरे 11 to 12 सब्जेक्ट तभी क्लियर हो गए थे एंड ऊपर से मैंने जो पहले से पढ़ चुके थे, मतलब मोटा मोटा मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया था इंडिया आने से पहले। वेरी नाइस। सारे तो मैं 19 सब्जेक्ट्स पूरे 19? यस सर, इंडिया आने से पहले। वेरी नाइस। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा डॉक्टर फनी भूषण सर, डॉक्टर भानु प्रकाश सर एंड ऑल आईएसएम मैनेजमेंट कि उन्होंने हमारे लिए ऑफलाइन एमसीए क्लासेस अवेलेबल कराई एंड इंडिया की बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल कराई। एंड नाइस। ऑफ कोर्स उनके लिए भी डिफिकल्ट रहा होगा कि आप यूनिवर्सिटी के क्लासेस एंड एमसीए के क्लासेस दोनों साइमल्टेनियसली सेम टाइमिंग पे चलाए, तो उनके लिए भी डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन उन्होंने लास्ट तक हमें सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच सर। एंड मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर में भी भानु सर ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीआई के क्लासेस लगाए थे, यस। लेकिन उस टाइम तो वैसा माइंडसेट नहीं था कि आप 4 या 5 दिन में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा एब्जॉर्ब कर सको या पूरा खत्म कर सको। तो उस टाइम पे उतना इफेक्टिव नहीं था। लेकिन जैसे 5th ईयर में आए एंड प्रॉपर एमसीआई क्लासेस लगाए 6 से 7 मंथ तक, तो उस टाइम पे हम मेंटली एंड फिजिकली दोनों परफेक्ट रिदम में थे कि सबको हम एब्जॉर्ब कर सके। एंड एमसीआई क्लासेस के टाइमिंग भी वैसे ही थे, सुबह से शाम तक, दोपहर के शाम तक। तो लॉन्ग आवर्स के लिए बैठने की आदत हो गई थी। तो यस। यही हमें आगे जाके एग्जाम में भी काम आने वाली थी कि आप 5 घंटे अच्छे से सेम फोकस के साथ बैठ सकते हो या नहीं। तो ये भी बहुत हेल्प किया। सो थैंक यू सो मच अगेन डॉक्टर भानु प्रकाश सर, डॉक्टर फनी भूषण सर कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। थैंक यू। नाइस। ओके चलो अब ये बताओ, आप जब आप अपने यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आ गए इंडिया में, है ना, तो जो लास्ट 5 मंथ्स था, है ना, तो आपकी 2 बार तो रिवीजन आपने वहीं पे कंप्लीट कर लिया। इंडिया में आने के बाद जो 5 महीने में आपका कितनी बार रिवीजन हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये बताओ कि पूरा जो 5 महीना का था, ये 5 महीने में आप कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताओ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और उसके साथ में आप बताओ कि फिर भाई, है ना, कि पूरे 5 महीने को मतलब बेस्ट जो है जो उसका यूज कैसे करना चाहिए। यस सर। इंडिया आने के बाद जो मेजर चेंज आया वो स्टडी ऑफ ड्यूरेशन में था। जो मैं पहले 5 से 6 घंटे पढ़ता था उसको मैंने 9 से 10 घंटे तक एक्सटेंड करने की ट्राई की। यस। और जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के जो रिवीजन टाइम था उसको मैं हाफ तक लाने की ट्राई की। जो पहले सब्जेक्ट्स 2 दिन में हो रहे थे उसको 1 दिन में खत्म करने की ट्राई की वैसे। एंड जो मेजर चेंज था वो ग्रांड टेस्ट का था, क्योंकि वहां पे जब हम 4th एंड 5th ईयर में थे तब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही चुके थे एंड टेस्ट भी दे चुके थे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, लेकिन सबको इंटीग्रेट करते करके ग्रांड टेस्ट कैसे देनी है वो हमें जरा भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि हमने दी ही नहीं थी। तो यहाँ आने के बाद ग्रांड टेस्ट हमने अपने स्केड्यूल में फिक्स कर दी थी। तो उससे बहुत हेल्प हुई कि आप इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो। 2 सवाल डरमा के आते हैं फिर चेंज होता है सब्जेक्ट, तो लाइन में नहीं आता। तो इससे हेल्प होती है कि आप हर क्वेश्चन को सेम फोकस कैसे कर पाओ। तो इंडिया आने के बाद बस 3 ही मेजर चेंज थे। एक तो स्टडी ऑफ ड्यूरेशन बढ़ा दिया, दूसरा इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रिवीजन टाइम हाफ तक कर दिया एंड तीसरा ग्रांड टेस्ट को अपने शेड्यूल में ऐड कर दिया। मुझे लास्ट तक आने में जो बड़े सब्जेक्ट्स थे उसकी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, जैसे कि सर्जरी हो गई, मेडिसिन हो गई। तो इससे लास्ट में बहुत मैसअप हो गया कि रिवीजन कहाँ से करे, कौन सा सोर्स उठाए, अपने मेन नोट से उससे पढ़े या कुछ और ट्राई करे। तो आपको भी वो गलती नहीं करनी है। जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं ओबीजीवाई, मेडिसिन, सर्जरी, उसके शॉर्ट नोट्स पहले से ही प्रिपेयर रखने हैं कि आप लास्ट मंथ प्रिपरेशन में ये पढ़ोगे। तो आपको ये जो लॉन्ग नोट्स होती है, जो अपनी टेक्स्ट बुक होती है, वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो ओवरऑल मुझे आपके बातों से ये पता चला कि सबसे पहले जो इंडिया में आने के बाद कि जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है वो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली मैं ये कहूँगा कि फास्ट करना पड़ेगा आपको, राइट? फास्ट करना पड़ेगा। यानी कि पहले अगर आप 5 दिन में रिवाइज कर लेते थे तो अभी के टाइम पे आपको 2 से 3 दिन में फिनिश करना पड़ेगा, राइट? है ना, इसलिए क्योंकि आपके पास में टाइम लिमिटेड होता है। लेकिन ये उन्हीं के लिए हो सकता है कि जो लोग एक बार ऑलरेडी आपका यूनिवर्सिटी में हो चुका है, राइट ना? यस, वेरी गुड। दूसरा आपका ये था कि मतलब कुल मिलाकर के आपका रिवीजन जो था काफी अग्रेसिव हो चुका था, है ना, कि यानी कि मतलब कि जो भी चीज रिवाइज करना वो जल्दी रिवाइज करे। और तीसरा ये था हाँ, जीटी, राइट ना, जीटी जो आपने यहाँ पे आके मॉक एग्जाम्स आपने ज्यादा लेके, हाँ ये तो मैं सबको इन्फॉर्म करना चाहूंगा
कि जो मॉक एग्जाम्स, तो अगर आप यूनिवर्सिटी में अभी भी हैं तो एक दो मॉक एग्जाम्स आप लिख करके देखो कि होता क्या है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि जो एमसीआई एग्जाम होता है वो 5 आवर्स का होता है, पेपर ए पेपर बी, है ना, मतलब 2.5-2.5 घंटे का। तो 5 घंटा बैठना इज अ डिफिकल्ट टास्क, है ना। आपको 2 घंटे में आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो वो स्टेमिना बनाना भी जरूरी। सबसे पहले समझना जरूरी है कि भाई एग्जाम होता कैसे है, क्या है ना। और उससे पहले भी समझना जरूरी है कि 5 घंटा हम लोग मतलब बैठ के फेस कैसे कर सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि 2-3 घंटा में इरिटेट होकर के उठ के भाग जाए इंसान, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी गुड, और ग्रांड टेस्ट के स्कोर से डिमोटिवेट नहीं होना है। वेरी नाइस। ग्रांड टेस्ट में ग्रांड टेस्ट आप दोगे तो जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी नए नए सिंड्रोम्स आएंगे, वो गलत होगा कोई बात नहीं, मैसूर पाक सिंड्रोम गलत होगा, खजूर पाक सिंड्रोम गलत होगा, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। लेकिन जो आपने सब्जेक्ट्स पहले से पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक्स आपको पहले से आता है, अगर उसमें गलती हो रही है तो उसको एनालाइज करना है एंड उसे करेक्ट करना है, वो गलती दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। यस, सेम चीज भी हम लोग भी क्लास में ये बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई जितना ज्यादा हो सके आपको एग्जाम लिखना चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसके बाद ही आपको समझ में आता है कि भाई आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, राइट, है ना। उसके बाद वो टॉपिक्स पे आप ज्यादा मेहनत करते हैं फिर। यस, वेरी नाइस। तो कुल मिलाकर के आपने जो 5 मंथ्स में कितने एग्जाम्स लिखे, जीटी कितने लिखे होंगे आपने इन टोटल? मैंने एग्जाम से पहले पहले टोटल 10 से 11 जीटीस दी थी, तो उससे भी बहुत हेल्प हुई। और मैंने फास्ट तब कर दिया, पहले मैं जीटी कम देता था इंडिया आने के बाद, लेकिन जैसे भी टाइम चलता गया, रिवीजन मल्टीपल टाइम होता गया, तो कॉन्फिडेंस भी आता गया एंड मैंने जीटीस ऐड कर दी बहुत ज्यादा। तो इसलिए टोटल 10 से 11 मैंने जीटीस दी होगी। नाइस। और ये बताइए जितने हमारे फैकल्टीज थे, तो जिन लोगों ने आपको नोट्स दिए थे फिर वो नोट्स आपके लिए काफी थे? यस, मोर देन इनफ है सर। मोर देन इनफ है। मैं यही बोलना आपने बार चाहूंगा बार कि उसी को रिवाइज किया था? यस सर, वही नोट्स को मैं बार बार पढ़ता था। मैंने एक गलती की थी कि लास्ट 6 मंथ में मैंने 3 से 4 सब्जेक्ट की फैकल्टी चेंज की थी, अच्छा। तो उससे बहुत मुझे लॉस उठाना पड़ा और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता उस सब्जेक्ट में कि आपका वो सब्जेक्ट प्रॉपर आपको क्लियर क्या हो लॉस जाए। उठाना पड़ा? आपने 231 तो स्कोर किया है। नहीं, ओवरऑल कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, वो अच्छा तो अच्छा अच्छा। नाइस। बाय चांस इजी क्वेश्चन आ गए तो चल गया, लेकिन अगर इसकी जगह अंडरस्टूड, हार्ड यस, आते बिल्कुल। तो। ओवरऑल ये कि जैसे जैसे आपने जो पहला जो सोर्स उठाया था, जो टीचर थे आपके, वो चीज को फिर बाद में चेंज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपका दोबारा टाइम वो, इसलिए कि सारे फैकल्टी का जो जो मेथड ऑफ टीचिंग होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, राइट। यस सर। यस, तो अपने सोर्स पे फेथ रखना है एंड बस बिल्कुल। उसी को लास्ट तक फॉलो करना है। भले यस, कोई भी बोल ले कि इससे क्वेश्चन आते हैं, इस फैकल्टी से ज्यादा आता है, अंडरस्टूड, यस अपने यस। सोर्स को। आपके जो जूनियर्स है आपके कॉलेज में, आप जिनसे बहुत क्लोज भी हुआ करते थे, या फिर कितने ऐसे जूनियर्स है जो कि अभी आपको देखते होंगे कि मोहित भैया ने अरे भाई 231 स्कोर किया, आपके जूनियर से बात करते होंगे पक्का, है नहीं, है ना। वो लोग आपसे पूछते भी होंगे अरे मोहित भैया बताओ हमें कैसे पढ़ाई किया आपने, कैसे 231 लेके आ गए, है ना। तो आपके जितने भी जूनियर्स है आपके कॉलेज में जो कि अभी ऑन गोइंग बैचेस हैं वहां पे, आप उन सब के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? जो भी मेरे जूनियर्स है, जो भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं या तो ऑलरेडी थोड़ी कर चुके हैं, तो उनको पहले मैं सोर्स फिक्स करने को बोलूंगा कि आप अभी से यस। डिसाइड कर लो और लास्ट तक उसे चेंज नहीं करना है, जैसे मैंने पहले बताया। दूसरा कि अपने स्केड्यूल को अच्छे से प्लान करना है। जैसे अगर आपने आज एनाटॉमी पढ़ी है 2 से 3 दिन, तो उसको 2-3 मंथ बाद फिर से उठा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। मैक्सिमम 15 से 20 दिन में आपको उसका फर्स्ट रिवीजन प्लान करना है, पहले से स्केड्यूल करके रखना है। यस, क्योंकि अगर आप 2 से 3 मंथ बाद अब उठाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, अब कुछ वो आता ही सब्जेक्ट नया नहीं। लगेगा फिर। यस। तो रिवीजन को अच्छे से प्लान करना है, भले आप 2 से 3 जो नए सब्जेक्ट वो कम पढ़ पाओ, लेकिन जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। सो रिवीजन इज द की। एंड तीसरा, ग्रांड टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी है कि कैसे होता है। मिनिमम 1 से 2 ग्रांड टेस्ट देने की ट्राई तो करो ही। एंड एक वोलेटाइल सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना वो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे एनाटॉमी, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायो, बायोकेम, ये सब वैसे सब्जेक्ट है कि बार बार पढ़ के भी आपको याद नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो 2-3 बार पढ़ के भी आपको नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसा कर सकते हो कि आप एक रफ शीट ले लो, उसमें जो आप पढ़ रहे हो वो बार बार लिखते जाओ। ऐसे ब्यूटीफुल नोट्स बनाने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रफ शीट में बार बार लिखते जाओ, 4 से 5 बार आप लिखोगे,
वो ड्रग्स याद रह जाएगी, पैरासाइट याद रह जाएगा, बैक्टीरिया याद रह वेरी जाएगा। नाइस, यस। एंड जो इम्पोर्टेंट टेबल्स है फार्मा में, टेबल्स है एंजाइम इंड्यूसर ड्रग, एंजाइम इनहिबिटर, ड्रग सेफिन, रीनल फेलियर, तो इन सबको एक नोट्स में आप उतार लो। एंड आपका जो स्टडी प्लेस है लाइब्रेरी में, वहां पे चिपका दो। एंड 2-3 दिन में जब भी आपको टाइम मिले, मिनिमम 15 मिनट आपको देने हैं उसको, सिर्फ 15 मिनट। तो इससे क्या होगा कि भले वो सब्जेक्ट आप बाद में पढ़ रहे हो, 2-3 मंथ के बाद पढ़ रहे हो, लेकिन उस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप मिस नहीं करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रू। एंड आपको याद भी रह जाएगा। तो वोलेटाइल सब्जेक्ट्स को ऐसे हैंडल करो, बहुत फायदा होगा। ओके, अब आप एक चीज ये मुझे बताओ, आपने पूरा चलो 2 साल 2.5 साल बहुत अच्छे से कितने सारे फैकल्टीज के साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पढ़ाई किया है ना? आपको ऐसे मतलब बहुत सारे फैकल्टीज हो गए जिन्होंने बहुत आपको इंस्पायर किया होगा, यस सर। ऐसे कुछ है बताओ आप। वैसे तो जो मेरा रिजल्ट आया उसमें सारी फैकल्टीज का बहुत बड़ा रोल है, यस लेकिन यस, वेरी स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा डॉक्टर दीपक मारवा सर, डॉक्टर राजीव धवन सर, डॉक्टर खलील अहमद सर, डॉक्टर आजम सर, एंड ऑफ कोर्स यू सर, डॉक्टर नदीम जफर सर। आपने एफएमटी एंड साइकिट्री ऐसे पढ़ाई कि लॉन्ग टर्म के लिए रिकॉल करने में बहुत हेल्प, फिर वो आईपीसीज हो या फिर साइकिट्री में आपने जैसे मूवी क्लिप्स दिखाई, स्टोरीज बताई, जैसे नए वर्ड्स हो, कॉर्पस डिक्टम, सुपरफेटेशन, फिकंडेशन, रेस्पिक्वा, लोकेटर, ये सब शुरू में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है एंड डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते, लेकिन आपने बार बार वो रिवाइज करवाया, बार बार 10-10 मिनट पे आप पूछते थे, तो उससे लॉन्ग टर्म में रिकॉल करने में बहुत मुश्किल ही नहीं हुई, ऐसा नहीं लगा कि हार्ड है, जस्ट सिंपल ही है। तो उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। एंड आपने ना ही मुझे सिर्फ एकेडमिक पर्पज में हेल्प की, लेकिन जब भी मेंटली या मेडिकली जब भी प्रॉब्लम थी, तो आप वहां पे थे हमेशा हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ऑलवेज इन डेप्थ। चलो ऑसम, थैंक यू सो मच। ओके फाइन, सो मैं कुछ लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अभी देखो कितने सारे आपके बैचमेट्स हैं जो कि इस बार पास नहीं हो पाए, कितने सारे आपके दोस्त होंगे या फिर आपके सीनियर्स भी होंगे, राइट ना? तो जो लोग भी अभी जून में एग्जाम लिखने जा रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो गलती नहीं करना चाहिए या जिस चीज पे ज्यादा मेहनत करना चाहिए? यस सर। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका ये लास्ट दिसंबर में नहीं हो पाया, उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा। एंड जो वो सोच रहे हैं कि अगर लास्ट 6 मंथ की प्रिपरेशन से मेरा नहीं हो पाया तो ये नेक्स्ट 4 मंथ में क्या ही मैं कर पाऊंगा, तो ऐसा सोच के डिमोटिवेट नहीं होना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दिस इज नॉट योर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन, आप ऑलरेडी 6 मंथ अपना 100% दे आए हैं, हार्ड वर्क कर लिया है। सो एक्चुअली दिस इज योर 7th मंथ ऑफ प्रिपरेशन, एंड इसी को कंटिन्यू करना है थ्रू आउट द एग्जाम। अपनी गलतियों को, अपनी जो प्रीवियस मिस्टेक्स है उसको एनालाइज करो एंड करेक्ट करो। इसके लिए जीटीज दो, रेगुलर जीटी दो, हर 15 दिन में एक बार, हर 20 दिन में एक बार। एंड जीटी को एनालाइज करो, जो मिस्टेक्स हो रही है उसको करेक्ट करो। जैसे मैंने पहले बताया कि जो नए फैक्ट्स है, जो नए सिंड्रोम्स है, वो गलत हो गए, उससे कोई डिमोटिवेट नहीं होना। जिस टॉपिक का आपको ऑलरेडी नॉलेज है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एंड उसमें से अगर आपकी गलती हो रही है तो उसी को सुधारना है। बस लास्ट तक ऐसे ही होप मत छोड़ो, एंड आई एम श्योर कि आप सब पास होंगे। चलो दैट्स ग्रेट। देखो जैसे आपने बताया ना कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फेल होते हैं ना, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में गलती करने की वजह से नहीं होते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जो आया हुआ क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन होता है उसमें गलती कर जाते हैं, राइट? यस यस, सर, तो बिल्कुल। ये तो इस पे सबको मेहनत करना है कि देखो भाई एवरी टाइम 70 to 80% जो टॉपिक्स होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, है ना? यस लेकिन आपको उसी को बहुत अच्छे तरीके से बार बार याद करना है, बार बार उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपके, राइट? कि वो क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, राइट? और आने वाला इसलिए कि फरवरी स्टार्ट हो चुका है, तो आपके पास है मार्च और अप्रैल का ही टाइम है, यानी कि 2.5 महीने आपके पास में रिविजन के लिए है। लास्ट में जो 1 महीना बचेगा मई का टाइम, वो सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए होगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होगा, राइट? तो जितना भी है इस बार जी जान लगा दो, जून एग्जाम शायद के लास्ट हो, शायद, राइट? तो इस बार डू और डाई वाला सिचुएशन होना चाहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, होपफुली सब लोग पास हो जाएंगे, होपफुली। ओके डॉक्टर मोहित, एक और चीज, जैसे इस बार जैसे पेपर 1 पेपर 2 बच्चों का जो एक्सपीरियंस था कि सर पेपर 1 तो बड़ा इजी था, पीवाईक्यूज थे, और पेपर 2 में मुझे समझ में नहीं आया क्या था,
है ना। तो ये बताओ आपने इस चीज को कैसे टैकल किया, और जो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आपने कैसे टैकल किया? जैसे राजीव सर बोलते हैं कि जो एमसीए एग्जाम में टॉपर होता है जिसके 200 प्लस आते हैं, उनका भी हर थर्ड क्वेश्चन गलत हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो टॉपर है। तो आपको तो सिर्फ 150 लाना है, तो वो तो डुएबल टास्क ही है, हार्ड नहीं है। दूसरा कि आप पहले से प्रिपेयर्ड होके जाओ मेंटली, कि 30 से 35 क्वेश्चन वैसे आएंगे ही आएंगे कि जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना। तो मैं भी पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होके ही गया था कि ये हार्ड क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, मैसूर पाक सिंड्रोम, खजूर पाक सिंड्रोम आने ही वाला है। एंड ऐसा हुआ भी एक्चुअल एग्जाम में। जो गैस बॉक्स सिंड्रोम आया, उसमें मैं तुक्का लगा के आ गया था, and वो गलत हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो हार्ड क्वेश्चन है उसका इम्पैक्ट इजी क्वेश्चन पे नहीं होना चाहिए, कि जब आपको स्कोर करने का टाइम आए एंड आप तब डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ एंड फिर वो गलत करके आ जाओ, तो फिर लॉस उठाना पड़ेगा। एंड मैं सेकंड पेपर की बात करूं, मैं पहले से भी अपने फ्रेंड्स को बताता था कि अगर रियल एग्जाम में 10 बार स्लाइड्स घूमेगी एंड मुझे एक का भी क्वेश्चन नहीं आता होगा, आंसर नहीं आता होगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होगा, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए। एंड सेकंड हाफ में ऐसा एक्चुअली हुआ भी कि मैंने पहले 30 क्वेश्चन आंसर किए थे, उसमें से 15 मुझे नहीं आते थे, ब्लैंक छोड़ दिए थे। एंड 15 जो मैंने मार्क किए थे उसमें से भी 5 के डाउट्स थे, और मैंने मार्क को रिव्यू लगा के रखा था। लेकिन मुझे पता था कि हार्ड क्वेश्चन आए तो इजी पे आएंगे, स्कोर करने का मौका मिलेगा ही। तो उसके लिए अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, मोटिवेशन बचा के रखना है, कि जब टाइम आ गए चौका लगा दो। एंड जैसे खलील अहमद सर बोलते हैं कि डोंट लूज योर होप अंटिल यू हैव मार्क 300 क्वेश्चन। तो यस, लास्ट तक होप नहीं छोड़नी है, लास्ट तक टिके रहना है, एंड पास हो ही जाओगे श्योर। चलो नाइस। आई एम श्योर डॉक्टर मोहित, आपने भी जितनी भी चीजें बताई, जितनी भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग, आई एम श्योर कि सो मेनी मेडिकोस आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस इंटरव्यू, एंड थैंक यू सो मच, and God bless you more, and you have done great job, so keep shining, and I wish you all the best. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।